अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गोल्डन हॉराइजन कोचिंग की तरफ से एक के बाद दीगर वीडियोस के जरिए आपके एचएस एग्जाम 2026 के एचएस एग्जाम सेमेस्टर 4 को आसान बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसी सीरीज के अंदर आज हम लोग वीडियोस लेकर आए हैं पेपर प्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। इस वीडियो में ना सिर्फ हम लोग किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे बल्कि हम लोग एक लिस्ट ऑफ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। पहला टॉपिक होगा कि एग्जाम में ब्लंडर मिस्टेक्स क्या क्या बच्चे करते हैं जो बहुत अच्छे से पूरे सेमेस्टर पढ़ाई करने के बावजूद भी परफॉर्म्स नहीं कर पाते। नंबर 2, डिवीजन ऑफ टाइम। अक्सर व बेशतर बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर मैं तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने दरअसल क्वेश्चंस के आंसर्स को टाइम पर मैनेज नहीं कर पाया। नेक्स्ट, आपको आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे देना है। प्रेजेंटेशन ऑलवेज मैटर। किस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करनी है, तब जाकर आप अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करा जाएगा। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस काउंसिल के द्वारा क्या क्या दी गई हैं इसको आपके सामने अच्छे से पेश करके समझाया जाएगा, और साथ ही साथ दरअसल काउंसिल के आंसर स्क्रिप्ट के स्पेसिमेन कॉपी को आपको सामने रखकर दिखाई जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को किस तरीके से फिल करना है। कॉपी का क्या साइज होगा जो कि आपको एग्जाम में दी जाएंगी, कब कॉपी दी जाएंगी, कब आपको एंट्री मिलेगा, किस तरीके से आपको आंसर्स को मार्क करना है, किस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होगा, किस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है। एक चीज़, हर ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताई और अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप लोगों को एंड तक यहां पे बने रहना है और पूरी ध्यान से एक एक बातों को कंप्लीट सुननी है, ताकि आप एग्जाम में मेहनत करने के बावजूद अच्छे से जाकर परफॉर्म ना करने के प्रॉब्लम को हल कर सको। और अच्छे से तमाम चीज़ों को अगर आप सुन लेते हो तो आप इस बात को अच्छे से ही जानते हो, क्योंकि प्रेजेंटेशंस बहुत मैटर करता है। आपने कितने पढ़ाई किया है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, वो एग्जामिनर आपको चेक नहीं करेगा, बल्कि आपके कॉपी के प्रेजेंटेशंस को चेक करते हुए आपकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अक्सर व बेशतर बच्चे 90% बच्चे इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ पर जो बच्चे इसे अच्छे से फोकस करते हैं वो बहुत कम स्ट्रैटेजिक तरीके से पढ़कर और कम पढ़कर अच्छे प्रेजेंटेशंस के साथ अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ये देना था कि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर दरअसल हिस्ट्री, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस और दरअसल एजुकेशन के लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशंस को दरअसल अपलोड करा जा चुका है, जो कि काफ़ी रिसर्च और टाइम लेकर तमाम चीज़ों को एनालाइज कर बनाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोस का दिया जा रहा है, जहां से आप विजिट कर देख सकते हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करनी है और दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि लगभग हर बच्चे अभी एग्जाम के सिचुएशन सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा परेशान है फर्स्ट टाइम सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह कर। आइए अब ये जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि इस चीज़ का मुझे खुद से अच्छे से इल्म होना चाहिए। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, मेरे डिटेल्स को मैंने खुद अपने एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल को दरअसल अपने मीडियम से टॉप करा है, और पूरे स्टेट में मैंने रैंक स्कोर करा है, रैंक 11। मेरे रिजल्ट को आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। चलो अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद दरअसल हम लोग सबसे पहले जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे वो काउंसिल के द्वारा दिए गए आंसर स्क्रिप्ट के स्पेसिमेन कॉपी को, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाकर समझाया जाएगा किस तरीके से आपको चीज़ों को फिलअप करनी है। आइए अब हम लोग उस तरफ चलते हैं। ऑलमोस्ट आपको आपके एग्जाम में दरअसल इसी तरीके से क्वेश्चंस का पहला इंटरफेस देखने को मिलेगा आंसर स्क्रिप्ट का, जो कि आपको दिया जाएगा एग्जैक्टली 10 बजने में 5 से 3 मिनट पहले। याद रहे, आंसर स्क्रिप्ट आपको पहले कबल नहीं दी जाएंगी। जब हम टाइम मैनेजमेंट में जब हम लोग आएंगे तो उस टाइम मैनेजमेंट के सीक्वेंस में ये जो आंसर स्क्रिप्ट आप देख पा रहे हो, यही सेम आंसर स्क्रिप्ट लगभग आपको एग्जाम में दी जाएंगी, और ये आंसर स्क्रिप्ट दरअसल आपको 3 से 4 मिनट पहले आपको एग्जाम में प्रोवाइड करी जाएंगी। कैसे, क्या, कब होगा, किस तरीके से होगा, ये तमाम चीज़ों को हम लोग टाइम मैनेजमेंट के सीक्वेंस जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे वीडियो में तब डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये दिखाया जा रहा है, ये पहला इंटरफेस जो कि आपको एग्जाम हॉल में आंसर स्क्रिप्ट में देखना होगा और इसे ही यहाँ पर फिल करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बातें अच्छे से समझ आ रही हैं।
यहाँ पे दरअसल आप पहला देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा, जो कि आपके इन्विजिलेटर ही करेंगे। उसके ऊपर आपका सीरियल नंबर होगा, जो कि क्वेश्चन बुकलेट में सीरियल नंबर दिया होगा, उसे भी ऑलमोस्ट इन्विजिलेटर ही फिल करेंगे। लेकिन अगर आपको वो कहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से देखकर आपके क्वेश्चन नंबर का सीरियल नंबर अच्छे से मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा एग्जामिनर का काम होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ लिखना है 26, चूंकि आप एग्जाम दे रहे हो 2026 में, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे भी आपको 26 लिखना है। वो एग्जामिनर आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ आने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिया है। यहाँ पर आपको 2000 लिखा गया है, 26 लिखना है, और यहाँ पे भी आपको 26 लिखनी है लगभग। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट का कॉलम मिलेगा, और आपको एक नेम का कॉलम और रोल नंबर का कॉलम और आपको एक रजिस्ट्रेशन का कॉलम यहाँ पे फिल करनी है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको जो अपने सब्जेक्ट को भरना है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भरना है। यानी इंग्लिश लैंग्वेज से मुराद क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे उर्दू को उर्दू में यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे यहाँ पर नहीं लिखनी है, बल्कि आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में उर्दू लिखना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने नेम को लिखना है। कोशिश करेंगे कि ब्लॉक लेटर में आप अपने नेम को लिखो। उसके अलावा रोल और नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड में ऑलरेडी मेंशन दी जाती हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड में आप वहाँ से देखकर इन तमाम को अच्छे से बिल्कुल पेशेंस रखकर बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड को फिल करेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक दो बातें अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने एक बार गलती करा तो आप लोगों के लिए पहले ही पैनिकनेस का वो वजह बन जाएगा। सो जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलेंगी, आंसर स्क्रिप्ट मिलने के फ़ौरन बाद आपको ये चीज़ें फिल नहीं करनी है, बल्कि पूरे आंसर स्क्रिप्ट को आपको फटाफट थॉरली एक बार चेक करना है कि कहीं कोई इंक का दाग नहीं है, कहीं वो पेपर फटा हुआ तो नहीं है, कहीं पेपर में कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। इससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप तमाम चीज़ें कर ले तो आप लोग भी इस बात को अच्छे से जानते हो, काउंसिल ने इस बात को सिग्निफाई करा है बहुत ज़ोर देकर कि एक भी लूज शीट आपको किसी भी हाल में प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। सो अपने आंसर स्क्रिप्ट को पहले प्रॉपर तरीके से चेक करनी है कि आपके बीच में कोई ख़राब पेज तो नहीं है, क्योंकि पेज एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे, और पेज अगर वेस्ट होता है तो यह आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। टोटल आपको कितने पेजेस दिए जाएंगे, कितने पेजेस होंगे, कहाँ कितना लिखना होगा, तमाम चीज़ों को मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले पेपर मिलने, आंसर स्क्रिप्ट मिलने के साथ ही आपको थॉरली एक बार पूरे आंसर स्क्रिप्ट को चेक करना है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है उसमें, तो आप उसको रिटर्न करके दूसरे आंसर स्क्रिप्ट एग्जामिनर से मांग सकते हो। होप यहाँ तक बातें समझ आ गई। उसको देखने के बाद आपको यहाँ पर चीज़ें जो मैंने बताया, सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने बताया आपको एयर, और इसके साथ साथ यहाँ पर एयर के साथ आपको यहाँ पर अपना नेम, और यहाँ पर दरअसल रोल और नंबर को बिल्कुल ध्यान से और समझ कर भरनी है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, जो कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिया गया होगा रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड के फॉर्मेट में। इन तमाम चीज़ों को आपको भरनी है और अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर करना है। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रही हो, इस पोर्शन में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना। यहाँ पे मार्क्स वगैरह का सिस्टम है, जो कि जो लोग पेपर चेक करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ों को अच्छे तरीके से काउंसिल ने सिग्निफाई करा है, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अकॉर्डिंग टू एडमिट कार्ड जो कि काउंसिल के द्वारा आपको इशू किया गया है, उसे ही यहाँ पर लिखना है। गलत लिखने की वजह कर आपका आंसर स्क्रिप्ट रिजेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका रिजेक्ट किया जाएगा, जा सकता है क्या कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका बोथ साइड आपको वहाँ पे लिखना है। बहुत सारे बच्चे एक साइड पेज में लिखते हैं और एक साइड छोड़ देते हो, तो याद रहे कोई भी लूज शीट नहीं दिया जाएगा। और ये तरीका भी नहीं है कि आप एक साइड लिखो और एक साइड छोड़ दो। एग्जाम के पेपर में, प्रोजेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है राइट द सीरियल नंबर। आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस के सीरियल नंबर को अच्छे से मेंशन करना है। बार बार काउंसिल ने इस बात पे फोकस करा है, क्योंकि बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन नंबर को सही से मेंशन नहीं करते, एग्जामिनर को काफ़ी तकलीफ होती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको यहाँ पर दरअसल किसी भी तरह से कोई भी लूज रिटर्न, देखो यहाँ पे लिखा गया है, कोई भी सीट आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगा। इस बार तो इसे स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि किसी भी किस्म का कोई लूज शीट आपको एग्जामिनर की तरफ से प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, और ना ही आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। मतलब जो भी दिया जाएगा, जो भी करना है आपको इसी में करना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग बताई गई हैं, जो भी आपका सही एडमिट कार्ड है उसे आपको लेकर जाना है। उसके बाद एग्जामिनी मस्ट रिपोर्ट द वेन्यू एट लीस्ट 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी टाइम दिया गया है, जैसे कि आपका टाइम है 9:50 AM, तो 9:50 से 1 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर में पहुँचना होगा। यानी अगर आप पहुँच जाते हो तो इससे आपके लिए बेहतर होगा, वहाँ पर आपको एंट्री अंदर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आप अपने साथ तमाम सर्टिफिकेट जो कि बताया गया है, एडमिट कार्ड के फॉर्मेट और रजिस्ट्रेशन, पेन, पेंसिल, इरेजर, ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल हो गया आपका। उसके बाद आपका जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिप बोर्ड, जिसे हम लोग एग्जाम में लिखने वाला बोर्ड कहते हैं, तमाम चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी, अच्छे तरीके से आप लेकर जाएंगे। वहाँ बाकायदा गार्ड मौजूद होंगे, पुलिस मौजूद होंगी, जो कि आपके तमाम चेकिंग के बाद आपको अंदर एंट्री देंगी। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे आने के बाद देखो यहाँ बता दिया, किसी भी तरह का कोई मटेरियल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज़, ब्लूटूथ डिवाइसेस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वहाँ एग्जाम सेंटर में। नेक्स्ट, अगर आप किसी तरह का कोई मिसकंडक्ट करते हो एग्जामिनर के साथ, बदतमीजी करते हो, तो ऐसे सूरत हाल में आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्वेश्चन पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ हो कि कितना करना है, कितना छोड़ना है, कौन से जोन में कितने क्वेश्चंस को करना है, अक्सर व बेशतर बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में ये गलतियाँ कर देते हैं कि वो लिखा होता है 3 करने को, वो सिर्फ 2 ही कर पाते हैं। सो क्वेश्चंस को ध्यान पे पढ़ना है। रफ वर्क के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएंगी। बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो उनको रफ वर्क करना होता है, साइड में आपको एक मार्जिन टानकर रफ वर्क करना है। नेक्स्ट, नो एग्जामिनी विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल विद इन। आपको 1 घंटे तक छोड़ा नहीं जाएगा। 1 घंटे के बाद आपको वहाँ पे छोड़ा जा सकता है। एग्जामिनेशन के 1 आवर के बाद आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल सकते हो। नेक्स्ट, आपको अच्छे से वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह करा जाएगा जो कि आपके एग्जामिनर होंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट के तौर पे बताया गया है जो कि पिछली बार नहीं हुआ था। जहाँ तक आपने लास्ट पेपर लिखा है, जितना पेपर आपने आखिरी छोड़ा है, वहाँ पर मार्क कर जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, जो इस बात को बताएगा कि आपका पेपर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। बाद में कोई उसमें कुछ लिख ना पाए, कोई उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड ना कर पाए। यहाँ पर ये चीज़ को इस बार काउंसिल ने न्यू तौर से फॉलो करा है और काउंसिल ने इसे बताया भी है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मोटे मोटे तरीके से, अच्छे तरीके से बातें अच्छी क्लियर हो गई होंगी और आप इन तमाम बातों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे जो मैं दरअसल बताना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर है और स्क्रूटनी जो लोग करते हैं उन लोगों का है। उसके बाद हेड ऑफ द एग्जामिनर है, उन लोगों का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आपको कोई इससे लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन आपको बताया है उनको स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करनी है। किसी भी तरह का कोई मिसबिहेवियर आपको एग्जामिनर के साथ नहीं करना है जिससे आपके लिए मसला बन पाए। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके का पैटर्न जो मैंने आपको समझाया है वो ऑलमोस्ट आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा और आप इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को फिल करोगे। यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट होगा, इसके बाद यहाँ पर आपका नेम होगा, यहाँ रोल और रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे और यहाँ पर रोल और नंबर होंगे और यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में जो सीरियल नंबर दिया हुआ होगा वहाँ पे आपको सीरियल नंबर फिल करना होगा। ये सारे इन्विजिलेटर करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें करनी होंगी। अगर इस तरह से किसी तरह का कोई चेंजेस इंटरफेस में आपको देखने को मिलता है पेपर के कहीं, अगर आपको समझना है तो ऐसी सूरत हाल में आप एग्जामिनर से पूछ सकते हो, जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर मौजूद होंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक मेरी बातें अच्छे तरीके से क्लियरली समझ आ गई हैं। तो ये था आपका कंप्लीट फ्रंट पेज और यहाँ पर देखते हुए आपने इन बातों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, क्या क्या ब्लंडर मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और किस तरीके से एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन देना है एक टॉपर की तरह, उसे हम लोग अब डिस्कस करने की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोग दरअसल देख ही पा रहे होंगे कि हम लोग आज के इस सेशन में पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आप पहले देख पा रहे हो कि हम लोग किन किन टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ब्लंडर मिस्टेक्स के बारे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स कौन कौन सा ब्लंडर मिस्टेक एग्जाम में कर आते हैं। अक्सर व बेशतर बच्चे जिन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है वो भी क्या क्या है। पहला, फर्स्ट चेक द आंसर स्क्रिप्ट बिफोर राइटिंग, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया था। जब भी आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा,
पहले थॉरली आपको इस बार तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास लूज शीट आपको एक भी एक्स्ट्रा काउंसिल के द्वारा दी नहीं जाएंगी। सो आपको इस बात को अच्छे से समझना है कि आपको जो आंसर स्क्रिप्ट मिला है उससे थॉरली पहले फटाफट पेज पलटकर तमाम पेजेस को अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। कोई किसी भी किस्म का कोई दिक्कत अगर है तो आप उस आंसर स्क्रिप्ट को चेंज कर सकते हो एग्जामिनर को कहकर, जो भी वहाँ इन्विजिलेटर मौजूद होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू जहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, नॉट फिलिंग द फ्रंट पेज प्रॉपरली, जो कि मैंने अभी अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आपको प्रॉपरली फिल करनी है। मैंने अच्छे बच्चों को देखा है कि वो दरअसल रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, और जाहिर सी बात है एग्जाम के प्रेशर में पैनिकनेस होता है और अक्सर वह बेशतर बच्चे कर देते हैं। तो पहले बिल्कुल ठंड दिमाग से आपको ये दो चीज़ें फिल करनी है, अपने रोल नंबर को और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद रॉन्ग वे ऑफ कटिंग द आंसर। अक्सर वो बेशतर बच्चे आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर जब उनको कोई भी चीज़ काटना होता है ना, तो वो बहुत अजीब तरीके से आंसर को काटते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि इस तरीके से अगर ये आंसर का स्क्रिप्ट है, अगर उसने किसी तरह से कुछ लिख दिया, लिखने के बाद बहुत अजीब तरीके से इस तरीके से वो कर काट देते हैं। काटने का एक प्रॉपर सही सिस्टम है। प्रॉपर सही सिस्टम क्या है कि आपको सिस्टम से काटना है। किसी भी चीज़ को अगर आप काट रहे हो तो जस्ट उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, या फिर आप उसको इस तरीके से ड्रॉ 2 बार कर सकते हो। याद रहे इस बार तो ये गुंजाइश कम है कि आप चीज़ों को काटोगे, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा सीट नहीं है। जो भी लिखना है अच्छे से लिखना है, सोच समझ कर लिखना है, गलती नहीं करने की 100% अपने साइड से कोशिश करनी है। उम्मीद है आपको बातें समझ आए। अगर बाय चांस हो जाता है तो फिर आप पहले तो बहुत परहेज करोगे, तो फिर आप इसी प्रोसेस से हटाकर उसको काटोगे। छोटा सा यहाँ पर काटना है और ज़्यादा लिखकर पूरा काटना नहीं है, वरना फिर आपके लिए पेजेस कम पड़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4 में आपका इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो शॉर्ट क्वेश्चंस देन लीव द प्लेस। आपको वो जगह को खाली छोड़ देना है। अक्सर वो बेशतर बच्चे काम करते हैं कि वो लाइन से लिखते हुए आ रहे थे शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद उसको इसका आंसर पता नहीं था, फिर यहाँ से लॉन्ग लिखना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद शॉर्ट लिखना शुरू किया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जगह प्लेस को खाली छोड़ देना है और खाली छोड़ने के बाद आपको आगे बढ़ जानी है ताकि आप वहां पे लिख पाओ। याद रहे जो क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो उनका आंसर आपको दोबारा से जरूर लिखना है। 90% स्टूडेंट छोड़ने के बाद लास्ट में टाइम की कमी होने की वजह कर क्वेश्चंस को छोड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। टाइम कैसे मैनेज करना है उसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर व बेशतर बच्चों का एक बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, नॉट राइटिंग द प्रॉपर क्वेश्चन नंबर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर अक्सर व बेशतर लिखने में बच्चे गलती करते हैं, जिनकी वजह कर एग्जामिनर के लिए परेशानी बन जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर आप ए नंबर के अंदर का A1 आंसर कर रहे हो या 1 का और कर रहे हो, तो आपको वो तमाम चीज़ें प्रॉपरली मेंशन करनी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये आंसर स्क्रिप्ट मिला है ना, तो इस आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर आपको पहले तो मार्जिन खींचना है। किस तरीके से खींचना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। मार्जिन टानने के बाद आपको यहां पर साइड में जो भी आप नंबर का, पहले तो आप कौन से मॉड्यूल को कर रहे हो, मॉड्यूल मतलब सेक्शन कौन सा आपका, सेक्शन ए है बी है, उसे यहां पर सेक्शन साफ साफ ऊपर मेंशन करना है। उसके बाद आपको यहां पर वो जो मेन नंबर होता है मतलब क्वेश्चंस का मेन नंबर, उसे यहां साइड में लिख देना है कि 2 नंबर का होगा। उसके बाद आप यहां पे ए का और कर रहे हो, बी का और कर रहे हो, फिर आंसर लिख के आपको यहां से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चंस के नंबर को बहुत ध्यान से साफ साफ अंदाज में आपको लिखनी है। क्वेश्चन का नंबर एग्जामिनर के लिए अगर आसान होगा तो फिर एग्जामिनर आपके लिए आसानी का मामला पेश आपके साथ करेगा। लेकिन अगर आप एग्जामिनर के लिए पहले ही एग्जामिनर को इरिटेट करोगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद है बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 है आपका, राइटिंग शुड बी प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। आपका राइटिंग ऐसा होना चाहिए जो कि प्रेजेंटेबल है और रीडेबल है, पढ़ा जाने के लायक है। पेजेस को आपको बचाना है। मैंने अभी आपको बताया था, इस बार ये पॉइंट न्यू ऐड हुआ है कि पेजेस को आपको बचाना है। पेजेस अक्सर व बेशतर बच्चे बर्बाद कर देते हैं लिखकर। ऐसे मैंने बच्चों को काटते हुए देखा है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पेजेस नहीं मिल रहा है। आपको इंग्लिश में आंसर नहीं लिखना। इंग्लिश मतलब जिसे हम लोग आम भाषा में रोमन इंग्लिश लैंग्वेज, मैसेज वाला लैंग्वेज कहते हैं,
हैं उसमें अक्सर व बेशतर आंसर लिखे जाते हैं। नहीं, आपको या तो उर्दू में लिखना है, प्योर उर्दू में लिखना है, या फिर आपको इंग्लिश में लिखना है, तो फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो। अक्सर व बेशतर बच्चों का सवाल होता है क्या सर दोनों को मिला के लिख सकते हैं? हाँ, आप इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकते हो उर्दू के आंसर लिखने के टाइम में। उर्दू सब्जेक्ट की नहीं बोल रहा हूँ, उर्दू में आंसर लिखने के टाइम में आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और शॉर्ट चाहो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इमोशनल सेंटेंसेस अक्सर व बेशतर बच्चे एग्जामिनर को लिख देते हैं कि मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गया था, मैंने इतना पैसा रखा है, मतलब इतना पैसा नोट डाला है, इस पर आप मुझे पास कर देना, नहीं होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, वो हो जाएगा। ये सारा सेंटेंसेस नहीं लिखना है वरना आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। नॉट टू राइट द आंसर इन दी सीरियल सीक्वेंसेस। अक्सर व बेशतर बच्चों का प्रॉब्लम होता है वो पहले एक कर रहे थे, एक करते 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 5 में पहुंच गए, और 5 में पहुंचे तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ठीक से प्रॉपरली नंबर भी नहीं दिया है। सो कोशिश करनी है कि आप एक सीक्वेंस में आंसर्स को लिखो। बहुत ज़रूरी ये पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है एग्जामिनर के लिए आसानी का मामला पेश करना है, ताकि एग्जामिनर आपके पेपर को बहुत स्मूथली चेक कर पाए, उनको जरा भी प्रॉब्लम ना हो। साइकोलॉजिकली एग्जामिनर को अगर प्रॉब्लम होगी तो जाहिर है कि उसका इफेक्ट आपके आंसर स्क्रिप्ट में मार्क्स देने में वो दिखाएगा। सो आप लोगों को ये बातें यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लंडर मिस्टेक्स जो अक्सर व बेशतर करते हैं बच्चे, वो आपको नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ टाइम के ऊपर। मैं जो यहाँ पे डिवीजन ऑफ टाइम के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा वो पॉल साइंस के सब्जेक्ट को दरअसल आइडियल मानकर डिस्कस करूंगा। सो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझना है। पहला जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया गया है, फर्स्ट का 10 मिनट आपको दिया जाएगा। ये 10 मिनट सर, ये 10 मिनट कहाँ से आ गया? 10 मिनट क्या है अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला, व्हेन यू रिसीव द क्वेश्चंस पेपर टिपिकली 9:50 AM, आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा 9:50 AM में। 10 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट है, 9:50 में आपको यानी 10 मिनट पहले ओनली क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा जाएगा, आंसर स्क्रिप्ट नहीं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर के ऊपर, जो आपका इन्विजिलेटर चाहे तो दे भी सकता है, लेकिन यहाँ पर ये काउंसिल की तरफ से जो रूल है वो ये सिस्टम बताया गया है। 9:50 में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, और 9:50 के बाद आपको 5 मिनट से 4 मिनट जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने बाकी होगा 10 बजने में, तो आपको आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा। याद रहे, अगर आप टोटल ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 10 मिनट का टाइम है। ये जो 10 मिनट का टाइम है इसको भी 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लोगे। 5 मिनट में आपको आंसर स्क्रिप्ट मिल जाएगा, और ये 5 मिनट में जब आपको आंसर स्क्रिप्ट जब तक नहीं मिला होगा, बिल्कुल ध्यान लगाकर समझकर अच्छे तरीके से आपको तमाम क्वेश्चंस को जो कि क्वेश्चंस पेपर में दी गई हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ उन क्वेश्चंस को मार्क करनी है। यही 5 का 7 मिनट शुरू का होगा जो आपके आने वाले 2 घंटे को डिसाइड करेगा कि आपने कितने अच्छे से पेपर प्रेजेंट करनी, कितने अच्छे से आपको पेपर को यहाँ पर लिखना है। सो देखो यहाँ पर लिखा गया है क्या करना है आपको 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर स्ट्रैटेजिकली आपको तैयार करना है चीज़ों को। कैसे? देखो लिखा हुआ है, रीड द रीड ऑल द क्वेश्चंस पेपर केयरफुली। पहले तो ध्यान से पढ़ना है कि कहाँ क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस में क्या करना है। अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स को मैंने चीज़ देखा है कि वो पहला 2-3 वर्ड्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझ लेते कि अरे ये तो वही है जो कि मैंने पढ़ कर आया था, लेकिन असल में क्वेश्चंस का थीम और क्वेश्चंस का डिमांड कुछ और होता है, लेकिन बच्चे आंसर कुछ और लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ना है और उसके हिसाब से उस क्वेश्चन पे मार्क लगाना है। अगर आप उसे अच्छे से कर पा रहे हो तो उस पर टिक कर देना है। अगर आप उसे समझ नहीं है आपको उस चीज़ का, अगर बस आपने पढ़ा था मोटा मोटा तरीके से बनाकर लिख लोगे, तो आपको उसमें गोल कर लेनी है। कुछ बिल्कुल भी अगर आपको नहीं आता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। पहले तो ऑप्शन होगा बहुत सारा क्वेश्चन में, अगर लेकिन वो आपको कुछ भी नहीं आता और उसको करना ही होगा क्योंकि और ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क का निशान लगा के रखना है कि ये बिल्कुल नहीं आता, लेकिन करना होगा, बनाकर लिखना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन तमाम बातों को यहाँ पर ध्यान पे रख करके आपको चीज़ों को अच्छे से पहले तो 5 का 7 मिनट आपको यहाँ पर इसी चीज़ में डालना है, ताकि आप दरअसल अपने टाइम को अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर पाए। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन को कैटेगराइज करना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। कैसे कैटेगराइज करोगे? मार्क करोगे ईजी को दरअसल टिक से, या फिर अगर किसी क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो तो उसे दरअसल सर्कल के जरिए से गोल कर कर इस तरीके से आप यहाँ पे मार्क करोगे, जो कि आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी करना होगा क्योंकि और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क डाल दोगे और 5 मिनट के अंदर ये चीजें हो जाएंगी क्योंकि बहुत बड़ा आपका पेपर नहीं होगा। सो पर्पस क्या है? टू हेल्प द आइडेंटिफाई इमीडिएटली विच क्वेश्चंस टू बी टैकल विद द कॉन्फिडेंस एंड विच वंस रिक्वायर्स मोर थॉट।
जो कि आपको मदद करेगा समझने में इन चीज़ों को, ताकि आप अपने आंसर के पेपर आंसर स्क्रिप्ट की प्रेजेंटेशन को पहले अच्छा वाला आंसर जो आपको अच्छे से याद है वो लिखो, ताकि आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन बने। होप उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई। अब आते हैं हम लोग बचा जो आपके पास 2 घंटा का टाइम, जो कि 120 मिनट्स आपको दिए गए हैं, उनको कैसे आपको इस्तेमाल करनी है। सो स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन द 2 hours in the examinations 120 minutes based on the marks assigned on each questions। पहला जो आपको क्वेश्चंस करना होगा वो होगा आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस करने होंगे। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन में 3 मिनट का टाइम देना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए हर क्वेश्चन में 3 मिनट का टाइम देना है, जो कि बहुत है, इनफ है, इजिली आप कर लोगे। क्लियर है? इस तरह से आपको 5 या 15 टोटल 15 मिनट यहाँ 2 मार्क्स में डिवोट करनी है। उसके बाद आप इसका जो वर्ड लिमिट होगा, अक्सर व बेशतर बच्चे पूछा कुछ और जाएगा और वो कुछ और तरीके से लिख रहे होंगे, इंट्रोडक्शन फिर ये फिर वो। इससे आपको परहेज करनी है। काउंसिल ने स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट डाला है, 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है। 2 मार्क्स में एकदम टू दी पॉइंट जो पूछा गया है सिर्फ आपको वही लिखना है, इसका वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। एडवाइस क्या है कि अक्सर वो बेशतर बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा हाफ पेजेस को लिख देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। इट विल नॉट गेट यू एक्स्ट्रा मार्क्स, कीप इन कॉन्साइंस। आपको यहाँ पे इससे बिल्कुल भी एक भी मार्क एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सो आपको वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना है। अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हो तो आपको महज 4 लाइन में या 3 लाइन में 3.5 लाइन में आपको 2 मार्क्स के आंसर को कंप्लीट कर लेना है। होप आपको बातें समझ आई। फिर हम लोग आते हैं बी नंबर में, जो कि आपका 4 मार्क वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका होगा। उसको कैसे टैकल करनी है? पहला, इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का 4 मार्क वाले क्वेश्चंस में 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 मिनट अलॉट करना है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आसानी के साथ आप 10 मिनट में उसे लिख पाओगे, अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है, स्पीड ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं, मोटा मोटी ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो हो जाएगा वो 3 × 10 = 30 मिनट आप यहाँ पे डिवोट करोगे। यहाँ पे वर्ड लिमिट 100 का है। बार बार वर्ड लिमिट को यहाँ पे हाईलाइट करा जा रहा है, क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड से एक्सीड करोगे ऑलरेडी मार्क्स कटने के चांसेस होंगे, टाइम का कमी पड़ने का आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। सो ध्यान रखना है। बी टू दी पॉइंट, यहाँ पर भी आपको टू दी पॉइंट रहना है। बहुत सारे लोग और अराउंडिंग उसके चीज़ जो है उसके आसपास की चीज़ों को घुमाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको आंसर लिखने में। डो नॉट वेस्ट टाइम ऑन द लॉन्ग इंट्रोडक्शंस। फॉर द एग्जाम्पल, इफ आस्क्ड काउजेज ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन, लिस्ट डायरेक्टली काउजेज डायरेक्टली रादर देन राइटिंग लॉन्ग प्रीफेज। बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे कि वो पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रिंसिपल देंगे, फिर आएंगे इसके ऊपर। ऐसा नहीं करना है। 4 मार्क्स में आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखकर, अगर आप इंट्रोडक्शन देना भी चाहते हो, महज 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको बॉडी में उतरना है और उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है। ध्यान रहे आप यहाँ पर इस पूरे आंसर को कंप्लीट करोगे 10 से 12 लाइन के अंदर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 100-120 वर्ड्स में आपका ये आंसर किसी भी हाल में कंप्लीट होना चाहिए। बहुत स्ट्रैटेजिकली आप चीज़ों को अगर चाहो तो कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 मार्कर के क्वेश्चन में। 6 मार्कर के क्वेश्चन में 6 मार्कर में आपको किस तरीके से टाइम को अलॉट करना है। पहला, इसमें आपको 3 क्वेश्चन टोटल करने होंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैंने आपको इनफ टाइम दिया है 20 मिनट का। 8 मार्क्स में टोटल हम लोगों के पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली जब एग्जाम दिया जाता था तो 8 मार्क्स के लिए हम लोग को 20 मिनट का टाइम मिलता था और 8 मार्क्स में लिखना पड़ता था 4 से 5 पेज का। तो इस बार के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है कि वर्ड लिमिट डालकर आपको कम लिखने के लिए बोला गया है। टाइम मैनेजमेंट आप आसानी के साथ कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के लिए मैंने 20 मिनट दिया है। अगर आप टोटल देखो तो 20 मिनट यहाँ से यहाँ पर आपका टोटल 60 मिनट टाइम, यहाँ पर 1 आवर आप यहाँ पे ऑलरेडी डिवोट करोगे। सो इस तरीके से आपका यहाँ पर इसका वर्ड लिमिट जो होगा वो 150 से 200 वर्ड होगा, यानी मैक्सिमम बोला जाए तो 2 से 2.5 पेज में आपको ये आंसर को कंप्लीट कर लेनी है। क्लियर? एडवाइस क्या, यहाँ पे भी आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है। 3 से 4 पेजेस में अननेसेसरी आपको वेस्ट नहीं करना है 3 से 4 पेज यहाँ पर लिख करके, क्योंकि इस बार ऑलरेडी आपको काउंसिल ने स्ट्रिक्टली मना करा है भरने से पेपर को। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें अच्छे तरीके से टाइम के कैलकुलेशन को समझ आ गई। अक्सर वह बेशतर बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चे ये समझ नहीं पाते बहुत अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी कि सर टाइम को मैनेज कैसे करना है। सब कुछ आने के बावजूद भी एग्जाम हॉल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, पुअर प्रेजेंटेशन और पुअर टाइम मैनेजमेंट होने की वजह कर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो
अच्छे से समझ आ रहा होगा, इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। तमाम चीज़ों को बहुत मेहनत से तैयार करा गया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को शेयर कर दें ताकि हर बच्चे इससे फ़ायदा उठा पाए। टाइम बहुत कम है और हर बच्चे लगभग परेशान ही हैं। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका फाइनल टाइम कैलकुलेशन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैंने आपको बताया कि 15 मिनट, फिर भी आपका यहाँ पे 15 मिनट आपका 2 मार्कर के लिए आपने दिया था, 30 मिनट 4 मार्कर के लिए दिया था, 60 मिनट आपने 6 मार्कर के लिए दिया था। टोटल आपका टाइम जो हो जाता है वो हो जाता है 105 मिनट्स। इस तरीके से अब भी आपका 15 मिनट बच जाता है। ये जो 15 मिनट बचा है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम। यहीं पे आपने जो कुछ छोड़ा, जो कुछ आपने लिखना चेक करना छोड़ा, अंडरलाइन करना छोड़ा था, उन तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पे करनी है। और इन तमाम चीज़ों को करने के बाद अगर मान भी लेते हैं अगर आपका 5 मिनट कहीं और ख़राब हो गया इधर उधर करने में, या फिर आपका एग्जामिनर आए आपके पास वो सिग्नेचर वगैरह कराने में, एक्सेट्रा कुछ भी, फिर भी आपके पास जो है वो टाइम 10 मिनट्स का बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। यहाँ पर आपको अच्छे से तमाम चीज़ों को, स्पेलिंग वगैरह, एरर वगैरह, तमाम चीज़ों को चेक करनी है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बातें अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, यूज़ द एटलीस्ट लास्ट 10 मिनट्स फॉर द एग्जाम रिव्यू पे करना है, चेक स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको करना है, चेक द क्वेश्चन नंबर आपने प्रॉपरली दिया है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहाँ पे अच्छे से चेक करनी है। उम्मीद है आपको बातें यहाँ से समझ आ रही हैं। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पेपर के प्रेजेंटेशंस के ऊपर कि सर आखिर हम लोगों को पेपर लिखना कैसा है। एक बात पहले साफ तरीके से समझ लिया, आपको स्क्रीन के ऊपर एक आपका स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक कॉपी दिख रहा होगा, बस आपको यही पेपर एग्जाम में दी जाएंगी। इन पेपर का साइज बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा। काउंसिल ने इस बात को साफ तरीके से वाज़ा करा है। अक्सर व बेशतर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि बोर्ड में बड़ा सा पेपर उन लोग को प्रोवाइड करा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका स्कूल के द्वारा एक्सरसाइज कॉपी आपको दिया गया है, पेपर का लेंथ एंड ब्रेथ एग्जैक्टली हूबहू सेम होगा। सो उसमें लिखकर आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है किस तरीके से आप लिखोगे। जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा तो आंसर स्क्रिप्ट मिलने के बाद आपको किस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करनी है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। मान लो सपोज करो कि ये वाला आपका फर्स्ट पेज हो, यहाँ पे होगा पहला पेज जो कि आपका होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा जो कि आपको लिखना होगा। इस पेज को चेंज जब आप पलटोगे तो इसका उल्टा साइड वाला आपको पेज मिलेगा, अपोजिट साइड वाला। वहाँ पर इसके अपोजिट साइड वाले पेज में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वो खाली छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ऑलरेडी वहाँ दाग हो जाएगा, वहाँ लिखोगे तो यहाँ दाग हो जाएगा, इससे बहुत सारा मसला हो सकता है। सो फर्स्ट पेज के अपोजिट वाले को छोड़ देना है, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद वाले पेज में आपको आना है। इस तरीके से टोटल पेज आपके 24 होंगे। 2 पेज ऑलरेडी आपने छोड़ा है क्योंकि पहला पेज में तो सारा इन्फॉर्मेशन था, दूसरा पेज आपने दरअसल छोड़ा है क्लीन रखने के लिए। इस तरीके से टोटल 22 पेजेस होंगे आपके पास लिखने को, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। आप आसानी के साथ इस पे अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। 22 पेजेस होंगे आपके पास टोटल, बोथ साइड मिलाकर 22 पेजेस आपके पास होंगे। इन्हीं में आपको सारा आंसर्स को कंप्लीट करना है, कोई भी लूज शीट नहीं दिया जाएगा। स्ट्रिक्टली ध्यान में रखें आप लोग, इसलिए टाइम पेपर को वेस्ट नहीं करना है। अननेसेसरी चीज़ों को लिखने में, आंसर्स को लेंथी करने में वेस्ट नहीं करना है, ना ही टाइम को ना ही पेपर को। टू द पॉइंट लिखना है, अच्छे से लिखना है। राइटिंग को बहुत बड़ा बड़ा बनाकर नहीं लिखना है, बहुत चौड़े चौड़े साइड से मार्जिन को नहीं टानना है। इन तमाम बातों को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था, याद रहे कि यहाँ पे आपको 22 पेज ही मिलेंगे लिखने के लिए, 24 में 22 पेज होंगे जहाँ आप लिखोगे। सो आप लोग अच्छे तरीके से समझ कर जाना। मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल, यही वाला स्कूल का कॉपी होगा, यही कॉपी आप लोगों को सेम टू सेम यही लेंथ और ब्रेथ का कॉपी आपको वहां पर दिए जाएंगे एग्जाम में आंसर स्क्रिप्ट के तौर पर लिखने के लिए। अब आते हैं हम लोग सर प्रेजेंटेशन के ऊपर कि मान लो ये आपका आंसर स्क्रिप्ट है, तो बच्चों ने पूछा है कि सर क्या मैं इसके ऊपर दरअसल साइड से लाइन खींचूंगा या फिर सिंपली मैं चाहूं तो इसके ऊपर दरअसल इसे मोड़कर फोल्ड कर सकता हूं। मैंने सिंपल सा ये कहना है कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप आसानी के साथ इसके ऊपर लाइन खींचोगे। लाइन खींचने से आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगा, आपका प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल होगा, खूबसूरत होगा। जाहिर है अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप एज ले जाओगे वहां से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इनफ टाइम है आपके पास। मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम देकर आपको अलॉट करा है, इतना टाइम शायद लगेगा भी नहीं अगर आपका ठीक स्पीड है तो, बहुत अच्छा नहीं मतलब मोटा स्पीड है तो। क्लियर है? सो आपको लाइन टानना है, लाइन टानने के बाद आपको अच्छे से अपने पेपर पे लिखना है। इससे पेपर का खूबसूरती बढ़ता है, प्रेजेंटेशन बढ़ता है, एग्जामिनर के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है पेपर। सो आपको इन तमाम बातों को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पहला प्रेजेंटेशन में आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है प्रॉपर नंबरिंग।
जो कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेक्शन को आप कर रहे हो पहले तो साफ साफ तरीके से आपको अपना सेक्शन को यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका ये वाला आंसर स्क्रिप्ट है, इस वाले आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर चारों तरफ से पहले आपने मार्जिन टाना, मार्जिन टानने के बाद आपने चारों तरफ से अगर आप नहीं भी टानते हो तो एटलीस्ट आपको इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से टानना है, नीचे चाहो तो छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर पहले आपको सेक्शन लिखना है, इससे पेपर का देखो खूबसूरती कितना बढ़ जाता है। यहाँ सेक्शन आपको लिखना है 1 2 या ABCD, उसके बाद लाइन टान देनी है। उसके बाद यहाँ से आप जिस मेन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 1 का क्वेश्चन नंबर आप जा रहे हो डिस्कस करने, तो यहाँ लिखकर इसे गोल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ए का को आंसर अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर लिखना है एक का आंसर और फिर यहाँ से लाइन टानकर आपको यहाँ से इंट्रो वगैरह लिख के आंसर को स्टार्ट करना है। अगर आप चाहो तो एक अगर और लिख रहे हो तो यहाँ पर और को भी अच्छे से साफ साफ मेंशन करना है कि सर ये एक का और है, फिर बताया जा रहा है, एग्जामिनर के लिए परेशानी नहीं करना है। नेक्स्ट, जब आप आंसर का कंटिन्यूएशन लिखे हो और लिखने के बाद आपका ये आंसर यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, पेज दूसरा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है PTO। जरूरी नहीं है लेकिन लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्लियर है? उसके बाद आपका राइटिंग नीट होना चाहिए। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा, खूबसूरत नहीं, साफ सुथरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये। नेक्स्ट, डायग्राम्स वगैरह होता है ज्योग्राफी के लिए, तो आप लोगों को वहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो, पेपर में मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि डायग्राम बनाइए, फिर भी आप लोगों को बनाना है ताकि आपको वो एक्स्ट्रा एज देगा एग्जामिनर की नज़र में। क्लियर है? उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट डेट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटास को आपको अंडरलाइन कर देना है पेंसिल या ब्लैक पेन से। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू पेन से आंसर्स को लिख रहे हो, आंसर को लिखते टाइम अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे दिखा है जिसको आप एग्जामिनर को आपको हाईलाइट कर कर दिखाना है, बोल्ड कर कर दिखाना है, तो आप उस पॉइंट को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दोगे ताकि एग्जामिनर को समझ आए। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि सारा पेपर को बहुत डिटेल में वो पढ़े। सो आपका बुलेट पॉइंट या आपका हाईलाइटेड पॉइंट वगैरह देखता है तो उसमें आपको मार्क्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैंने बताया 4 साइड मार्जिन आपको टानना है और आंसर आपको बुलेट पॉइंट्स की मदद से लिखना है। बुलेट पॉइंट से मुराद क्या है? हेडिंग के साथ सब हेडिंग वगैरह ज़रूर से डालनी है। अक्सर व बेशतर बच्चे एकदम थ्योरेटिकल होकर आंसर्स को लिखते चले जाते हैं पैराग्राफ के फॉर्मेट में। वैसा आंसर नहीं लिखना है, एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा, उससे प्रॉब्लम होती है। पॉइंटर्स के फॉर्मेट में अगर आप आंसर लिखते हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको महज पॉइंटर्स के ऊपर क्लिक करते हुए मार्क्स को देता हुआ चला जाएगा। सो कोशिश करना है कि आंसर्स को पॉइंटर्स में यहाँ पे लिखा जाए। उसके बाद अगर आपका आता है, देखो यहाँ लिखा गया है यूज ऑफ नंबर फॉर द बुलेट पॉइंट्स इंस्टीड ऑफ स्टार मार्क। बहुत सारे बच्चे स्टार मार्क देकर लिखते हैं, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट्स कम है तो आपको ये नंबर नहीं डालना है, आपको स्टार मार्क से मुराद है कि ऐसे करके आप डाल सकते हो पॉइंट्स को यहाँ पर। ये अगर आपके पास नंबर ज़्यादा है तो फिर इस तरीके से डाल सकते हो। इसका एक एडवांटेज ये है कि एग्जामिनर को समझ आएगा कि आपने कितना पॉइंट लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, आपके पास पॉइंट सिर्फ 4 ही है, तो अगर आपने नंबर दिया है तो एग्जामिनर को आप दिखा रहे हो साफ साफ कि मैंने सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखा है, जो कि मसला हो सकता है। तो आप कोशिश करना कि जहां आपके पास पॉइंट कम है वहां इस तरीके से पॉइंटर डाल के यहाँ पे लिखो और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से लिखो। बहुत कुछ आपको नहीं लिखना है, सिंपली लिखना है, छोटा लिखना है आंसर और टू दी पॉइंट रेलिवेंट लिखनी है। क्लियर है? उसके बाद यूज द ब्लू पेन एंड राइटिंग फॉर ब्लैक पेन फॉर हेडिंग, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। यहाँ पर ही फर्स्ट फ्यू पेजेस आपको नीट एंड क्लीन रखना है बिना किसी कट वगैरह का, ताकि एग्जामिनर के ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लियर? डोंट मेक एनी मिस्टेक्स इन द नंबरिंग। नंबरिंग में कोई मिस्टेक नहीं करना है, साफ साफ लिखना है पेपर को, बहुत अजीब तरीके से घिजमिजाना नहीं है, साफ रखना है पेपर को। नेक्स्ट, गिव योर 10 मिनट्स टू इवैल्यूएट योर आंसर्स ऑन आंसर शीट्स। लास्ट का 10 मिनट जो कि मैंने आपको बताया था। करेक्ट वे टू कट द मिस्टेक्स, जो कि मैंने आपको बताया था। ड्रॉ करना एक स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर्स। हाँ, जब आपका आंसर कंप्लीट हो जाए तो आंसर कंप्लीट होने के साथ आपको इस तरीके से एक लाइन को जरूर से ड्रॉ करना है। इससे होगा क्या, एग्जामिनर को बाइफर्केशन समझ आएगा। आपने आंसर लिखा, लिखने के बाद यहाँ से आपने डाल दिया एक पॉइंट कि मेरा पहला पॉइंट का आंसर कंप्लीट, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट होने के बाद ऐसे करके आप पॉइंट्स को यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते होगे, बच्चे अच्छे से करते हो आप लोग। क्लियर है? उसके बाद आते हैं बेटर राइट द सीक्वेंसेस। बहुत अच्छा होता है कि अगर आप सीक्वेंस में लिखो, नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर साफ साफ मेंशन करना है। बिफोर मूविंग अनदर ग्रुप, फर्स्ट कंप्लीट करना है आपको ग्रुप में, जैसे कि मैंने बताया एक सीक्वेंस में लिखते 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 दूसरा ग्रुप में पहुंच गए यहीं से, फिर दूसरा ग्रुप का पहला ग्रुप का कुछ क्वेश्चंस को दूसरा जाके जगह लिख दिए। ऐसा नहीं करना है, साफ साफ आपको रखना है, समझदार हो आप लोग, अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है? ऑलवेज यूज पेंसिल एंड डायग्राम्स। डायग्राम्स के लिए आपको हमेशा पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस दी गई हैं जो कि आप तमाम बच्चे समझदार हो, अच्छे से जानते हो कि आपको क्वेश्चन पेपर केयरफुली पढ़ना है, आपको मैनेज टाइम वाइजली करना है, अपने साथ अपने वॉच को जरूर लेकर जाना है। याद रहे वो जो क्लॉक आपका होता है वो बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एग्जाम में आपको डायरेक्शन देने में मदद करता है, राइट। आपको क्लीन लिखना है, उसके बाद आपको पैनिक नहीं होना है, अवॉइड करना है पैनिकनेस को। एग्जाम हॉल में आपको जो नेसेसरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसे अच्छे से लेकर जाना है, जो इंस्ट्रक्शन बताई गई है मेरे द्वारा उसे अच्छे से फॉलो करना है, जो भी काउंसिल ने दिया है। उसके बाद अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस, कुछ भी उल्टा सीधा काम आपको नहीं करना है जिससे आपके एग्जाम के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा आपके एग्जाम के ऊपर। डू नॉट डिस्कस टू मच, एग्जाम देने के बाद या एग्जाम से पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, ये आपके लिए डिमोटिवेशन करेगा, डिमोटिवेट करता है आपको। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, या आफ्टर एग्जाम का प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। उम्मीद है कि आपको हर तरह की बातें अच्छे से क्लियरली साफ साफ बहुत बेहतर अंदाज में समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए तमाम चीज़ों को टाइम लगाकर बनाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें चैनल को। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दरअसल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो अगर आप के लिए कोई इंसान इतना मेहनत कर रहा है। सो डेटा अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा, कितने सारे लोगों ने अभी वीडियोस को देखा है, उनसे फ़ायदा उठाया लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके तमाम दोस्त काफ़ी परेशान हैं, आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उनकी मदद करें। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस चैनल पे उर्दू, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट एबीटीए सॉल्यूशंस, इंग्लिश उर्दू और एजुकेशंस के वन शॉट कंप्लीट सजेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करा जा चुका है। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर ज़रूर से विजिट करके देखें। चैनल के आइकन पर क्लिक कर दरअसल जाके वीडियोज़ के सेक्शन में देख सकते हो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा जा रहा है। और आप लोगों को एक और बात इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर तमाम पीडीएफ्स आप लोगों को चाहिए, हर एक पीडीएफ चाहिए, फॉर एग्जांपल जितने भी सजेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ओनली क्वेश्चंस उसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए। दूसरा, अगर आपको चाहिए, मैंने मैराथन लेने वाला हूं मैं 19, अगर आपको चाहिए ये तमाम पीडीएफ और आपको चाहिए दरअसल एबीटीए का कंप्लीट सॉल्यूशंस 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स इंग्लिश और उर्दू बोथ दी लैंग्वेजेस में बहुत ही आसान और सहल भाषा में, और साथ ही साथ 6 मार्क्स के अनसॉल्व क्वेश्चंस, तो आप दरअसल दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट करके उसे ले सकते हो। ये एक पेड पीडीएफ है जिसके अमाउंट बहुत ही छोटा सा रखा गया है ताकि हर बच्चे इसे अवेल कर पाए। लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टाइम आप वीडियोस को नहीं देख पाओगे। वीडियोस को देख लेते हो अगर एक बार आप, तो आपका कंसेप्ट खुल जाता है, फिर आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो बार बार रिवाइज करके। इतना एक छोटा सा अमाउंट है, आसानी के साथ आप पे कर सकते हो, और ये हर बच्चों के लिए इतना यहाँ पर हो सकता है। सो उम्मीद है कि आपको आज की तमाम बातें समझ आ गई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।